हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें तीसरे चैप्टर की शुरुआत कर चुके थे, कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे। ठीक, तो आज उसी के आगे फिर से पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, जिसमें पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की पढ़ चुके थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली नदी। इसमें प्रायद्वीपीय नदियों में अगली नदी हमारी आती है गोदावरी द्रोणी। कौन सी? गोदावरी द्रोणी। ठीक है, गोदावरी द्रोणी। अब गोदावरी जो नदी है, ये प्रायद्वीपीय नदियों की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? सबसे बड़ी नदी है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल इसका महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के, ठीक है, नासिक जिले से निकलती है। कहां से? नासिक जिले से, महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट से। ठीक है, पश्चिमी घाट के ढालों से ये निकलती है। ठीक, अब ये जो नदियां है, ठीक है, ये जो नदी है इसकी लंबाई, ठीक है, यहां से निकलती है तो कितनी दूरी तय करती है? ये लगभग इसकी जो दूरी है 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी? 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर इसके हम द्रोणी की बात करें तो मुख्यतः 4 राज्यों में सबसे ज्यादा इसका विस्तार है। पहला अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र, ठीक है, कौन सा? महाराष्ट्र से निकलती है तो महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, और आंध्र प्रदेश। ठीक है, मुख्य 4 राज्यों से गुजरती है, जिसमें 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। महाराष्ट्र में 50% दूरी लगभग तय कर चुकी होती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जाके ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, अगर इसके सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं तो सहायक नदियों में से इसकी मुख्य सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा, ठीक है, कौन कौन सी? पूर्णा, वर्धा, ठीक, प्रणायिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। ठीक है, वेनगंगा और पेनगंगा, ठीक है, वेनगंगा और पेनगंगा है। तो ये कह सकते हैं गोदावरी जो नदी है प्रायद्वीपीय नदियों की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगर इसकी दूरी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा दूरी है और ये पूर्व बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, जो इसके बाद दूसरी हमारी नदी होगी। ठीक है, अगली महानदी। कौन सी? महानदी। ठीक है, कौन सी होगी? महानदी द्रोणी। तो महानदी जो द्रोणी है, ये इसका उद्गम स्थल कहां से? उद्गम स्थल इसका कहां है? छत्तीसगढ़ की, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से, मतलब पर्वत और पठारों से निकलती है और उड़ीसा बहते हुए कहां पे? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा जाते हुए, ठीक है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र या द्रोणी क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है, अपवाह द्रोणी कह सकते हैं। कहां पे? छत्तीसगढ़ उड़ीसा में जाते बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगर हम इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं तो लंबाई लगभग 860 किलोमीटर, ठीक है, 860 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और अगर हम इसकी द्रोणी उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में सहित महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी विस्तृत है। ठीक है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, झारखंड और उड़ीसा में इसकी द्रोणी विकसित है। ठीक, इसके बाद ये
महानदी होगी। इसके बाद हमारी जो अगली नदी आएगी, ठीक है, कृष्णा द्रोणी। कौन सी? कृष्णा द्रोणी, ठीक है। अब जो कृष्णा नदी है, ठीक, तो बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो इसका उद्गम स्थल देख लेते हैं, ठीक है। उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल इसका जो है पश्चिमी महाराष्ट्र में इसका भी उद्गम स्थल है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से ये निकलती है। अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात कर लेते हैं तो इसकी कुल लंबाई लगभग, ठीक है, 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर है। और ये नदी का मुहाना, ठीक है, इस नदी का मुहाना कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ही है। अगर इसके हम अपवाह द्रोणी की बात कर लेते हैं, अपवाह द्रोणी की बात करते हैं, ठीक, तो अपवाह द्रोणी की बात करते हैं तो इसका मुख्य अपवाह द्रोणी, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है, ठीक। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं सहायक नदियां की, ठीक है, इसकी सहायक नदियां, तो सहायक नदियों में मुख्यतः तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा, कोयना, मूसी, ठीक है, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, ठीक है, भीमा। ये नदियां कृष्णा नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं, ठीक। इसके बाद हमारी अगली जो नदी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वो है कावेरी द्रोणी। कौन सी? कावेरी द्रोणी, ठीक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कावेरी द्रोणी, अगर इसकी दृष्टि से देखें तो इसके क्वेश्चन हमें आगे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रायद्वीपीय नदियों में एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, ठीक है। इसका अगर हम बात कर लेते हैं, ये उद्गम स्थल की बात करते हैं तो उद्गम स्थल का पश्चिमी घाट, ठीक है, उद्गम स्थल इसका है पश्चिमी घाट से ही निकलती है, भी पश्चिमी घाट के, ठीक है, ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, ठीक है, ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। अब एक पॉइंट इसमें ये पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा है, जब हमने आपको हिमालयन नदी पढ़ाया था, तो गंगा नदी की विशेषता है क्योंकि वह सांस्कृतिक भी है, ठीक है, नदी के साथ साथ सांस्कृतिक आस्था का भी जुड़ा लगाव है। तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन है, वो क्योंकि उत्तरी नदी है, तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को ही कहा जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए एक नंबर में क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। अब ये अगर हम बात कर लेते हैं इसका जो मुहाना है, तो मुहाना इसका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के, ठीक है, दक्षिण बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, ये मिल जाती है। अगर इसकी हम लंबाई की बात कर ले, लंबाई इसकी मुख्यतः
760 किलोमीटर है। कितनी? 760 किलोमीटर है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं मुख्यतः अमरावती, ठीक है। अगर सहायक नदी की बात कर लेते हैं तो अमरावती, भवानी, ठीक है, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ठीक है, हेमावती और काबिनी, ठीक है। ये इसकी जो छोटी छोटी कुछ सहायक नदियां हैं। तो अगर इसका हम अपवाह द्रोणी की बात कर लेते हैं तो अपवाह द्रोणी इसकी बात करते हैं तो अपवाह द्रोणी इसकी तमिलनाडु सहित केरल और कर्नाटक, ठीक है, केरल, कर्नाटक, ठीक है, और तमिलनाडु में विस्तृत है, ठीक है। अपवाह द्रोणी की बात करते थे, इसमें विस्तृत है, ठीक है। अब बात करते हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और किस लिए है। ये कावेरी नदी जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। क्या? जलप्रपात बनाती है। इसके पहले हमने आपको बताया जलप्रपात क्या होता है, ठीक है। तो जलप्रपात ये दूसरा बनाती है जिसका नाम क्या है? शिव समुंदरम जलप्रपात, ठीक है, शिव समुंदरम जल, ठीक है, शिव समुंदरम जलप्रपात है, ठीक है। अब आपको बताया जलप्रपात से क्या होता है। जलप्रपात से मुख्यतः हमें बिजली का उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है, पर्यटक स्थल भी होता है, ठीक है। इसलिए कावेरी, और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, इसलिए कावेरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक आता है, ठीक, क्या आता है? झील। क्या आता है? झील। झील क्या होती है? झील या झीलें, ठीक है। तो झीलें क्या होती हैं ये पढ़ते हैं, ठीक। तो क्या हो? झीलें। अब झीलें क्या होती हैं? देखो, जो पृथ्वी सतह होती कैसी होती? कह सकते हैं ज्यादातर समतल। कैसी? समतल। लेकिन जो समतल सतह पे, पृथ्वी की सतह पर जहां पर गर्त, ठीक है, क्या हो जाए? गर्त हो जाए। गर्त मीन्स गड्ढे। तो गड्ढा जो होता है, छोटे गड्ढे की बात नहीं कर रहे, जो बहुत बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है, जिनमें जल एकत्रित होने लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं? झीलें कहते हैं। पृथ्वी सतह का वह गर्त भाग जहां पर जल एकत्रित होता है या एकत्रीकरण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं। जो अगर ये विशाल रूप ले लेते हैं, यही झील क्या हो जाता है? विशाल हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? समुद्र बोल देते हैं, ठीक है। अगर ये झील क्या हो जाए? बहुत बड़ा रूप ले ले, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? समुद्र कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं समुद्र में आ जाते हैं, कैस्पियन सागर, अरब सागर, मृत सागर, ठीक है, ये क्या है? झील का बड़ा रूप कह सकते हैं, ठीक है, झील का बड़ा रूप कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो अधिकांश झीलें क्या होती हैं? अस्थायी होती है। स्थायी का मतलब ये झीलें लगातार क्या होती हैं? एक ही स्थान पे बनी हुई होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं? बनी हुई होती हैं। अब बात करते हैं झील कितने प्रकार की हो जाती हैं। तो मुख्यतः जो झीलें हैं 4 प्रकार की होती हैं। कितने? 4 प्रकार के। भारत में कई झीलें विद्यमान है, बहुत प्रकार की विद्यमान है, लेकिन मुख्यतः बात करते हैं तो 4 प्रकार की। पहली गोखुर झील, दूसरी लैगून झील, तीसरी मौसमी झील, और चौथी मीठे पानी की झील, और 5वीं मानव निर्मित या कृत्रिम झील, ठीक है। मुख्यतः 4 बताया हमने आपको, लेकिन मानव निर्मित झील को भी ऐड किया जाता है क्योंकि मानव द्वारा, कृत्रिम तो मुख्यतः 4 ही, सॉरी प्राकृतिक तो मुख्यतः 4 ही होती हैं, और हम कृत्रिम जो बना देते हैं उसको लेके हमारी मुख्यतः 5 झीलें हो जाती हैं, ठीक है। तो हम समझ में आया झीलें क्या होती हैं। तो हम बात करते हैं अब इनमें जल कैसे आ जाता है। जो हमारी झील है इनमें जल कैसे आ जाता है। तो जल तो बताया वर्षा के द्वारा भी एकत्रित हो सकता है या नदियों के द्वारा। मुख्यतः जो होता है जल नदी, जैसे बगल से नदी कोई जा रही है तो इसका जल अगर इसमें एकत्रित हो रहा है, ठीक है, या यहाँ पे नदी में ही गर्त भाग बन गया,
नदी में ही गर्त भाग बन गया, तो पहले जो नदी का जल आया इसमें भरा पूरा, इसके बाद फिर नदी आगे की ओर बढ़ी। ठीक, तो ये भी इसका एक प्रकार है। अब इसका जो मुख्य रूप से इसका हिमनदों से जो बर्फ का पिघलने के कारण ही मुख्यतः इसका हुआ है, क्योंकि नदियों में जल बर्फ, अगर उत्तरी नदियों की बात कर लें, ठीक है, हिमालयी नदी की बात कर लें, तो वहां पे जल क्या होता है, मुख्यतः ग्लेशियर या हिमनद के बर्फ के गलने के कारण ही उसका जल पहुंच पाता है। ठीक है, तो अगर हम भारत की बात कर रहे थे तो पहली जो झील है गोखुर झील, ठीक है, गोखुर झील, ठीक है, गोखुर झील तो विसर्प आकार वाली नदी के बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर वो गोखुर झील बन जाती है। ठीक है, मतलब विसर्प आपको बताया था सांप के आकार बहने वाली नदी। ठीक, अब जब नदी में बाढ़ आती या बहुत ज्यादा इनमें प्रवाह तेज होता है तो क्या होता है, ये जैसे जैसे आती या तो यहाँ पे, क्योंकि जहां पे आपको पता है जहां पे इसका प्रेशर दाब अधिक होगा वहां पे क्या करती है, नदियां अपरदन करती हैं, दबाव उस पर डालती हैं, तो या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात कर ले, देखो आप देख सकते हैं जब यहाँ पे ये गर्त बनाएगी या यहाँ पे गर्त बनाएगी, यहाँ पे गर्त बनाएगी, यहाँ पे गर्त बनाएगी, ठीक है, बीच में नहीं बना सकती विसर्प नदियां, बीच में गर्त नहीं बना सकती क्योंकि बीच में इनके सीधे समांतर हो जाती हैं, सीधी हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो गर्त बनाती है, गड्ढा बनाती हैं, इनमें जल एकत्रित हो जाता है और बहुत ज्यादा एकत्रित हो जाता है। अब इसे गोखुर झील नाम क्यों दिया गया? अगर हम इसका आकार की बात कर लेते हैं, आप देखिए, ठीक है, गोखुर का मतलब ये है कि गो और खुर, जो बैल के पैर, जो उनके खुर कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं खुर, जो बैल के खुर की आकृति कैसी होती है, ऐसी ही होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, वो आकृति बन जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया जाता है, गोखुर झील दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारी दूसरी आती है लैगून झील। कौन सी? लैगून झील। लैगून झील का क्या मतलब? स्पिट तथा बार या रोधिका द्वारा लैगून झील का निर्माण होता है। स्पिट क्या है? स्पिट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धरती का कुछ भाग समुद्र में चला जाता है। कहां पे? समुद्र में चला जाता है। तो अगर कह सकते हैं ये जो नदियां हैं ज्यादातर कहां पे पाई जाती हैं? समुद्री तटों के किनारे पर पाई जाती हैं। अगर समुद्री तटों के किनारे की बात कर लेते हैं तो मुख्यतः जो नदियां हैं, ठीक है, चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील उदाहरण देख लेते हैं। चिल्का झील कहां पे है? ओडिशा में है। कहां पे? ओडिशा में है। आपको पता है ओडिशा कहां है? समुद्र तट के किनारे ही है। ठीक है, तो जिस झील का कुछ भाग कहां पे चला जाए? समुद्र में चला जाए, उसे क्या बोलते हैं? लैगून झील बोलते हैं। ठीक है, अब पुलिकट झील, कोलूर झील सभी कहां है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, लैगून के उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, जल्दी से थोड़ा सा, मौसमी झील। ठीक है, मौसमी झील क्या होती है? तो अंतर्देशीय भागों वाली झील कभी कभी मौसमी होती हैं। ठीक है, मौसमी झील कैसे हो जाती है? जैसे राजस्थान की सांभर झील है। कौन सी? सांभर झील कहां की है? याद कर लेंगे इसको, राजस्थान। ठीक, अब मौसमी कैसे हो गई? क्योंकि यह एक लवणीय जल, कैसी? लवणीय जल की झील है। इसमें कौन सा? लवणीय जल पाया जाता है। और लवणीय जल में आपको पता है क्या होता है? नमक, लवण होता ही है। ठीक है, लवण जिस जल में पाया जाए लवणीय झील या लवणीय जल कहलाता है। ठीक है, इसके जल का उपयोग किस लिए होता है? नमक बनाने के लिए होता है। किसका? नमक बनाने के लिए होता है। तो इसलिए इसे मौसमी झील का है, क्योंकि नमक बनाने के लिए क्या होगा? आपको वहां पे जल क्या होगा? सुखाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे सूख जाती है या वर्षा की ऋतु में या जो समुद्र का जल आता है थोड़ा बहुत, उससे क्या होता है?
इसको सुखाया जाता है, इससे नमक हमें प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसे मौसमी झील कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मीठे पानी की झील। कौन सी? मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो जो हिमालय की जो झीलें हैं, अधिकांश झीलें कैसी हैं? मीठे पानी की झीलें। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण मुख्यतः कहाँ से हुआ है? जो ग्लेशियर है, हिमनद है, बर्फ है, बर्फ के पिघलने के कारण ही हुआ है। क्योंकि जो हिमालयी नदियों की जो झीलें हैं, यहाँ पे जो जल आया है कहाँ से आया है? ग्लेशियर से आया, हिमालय से आया। तो हिमालय का जो जल होता है तो शुद्ध होता है, मीठा होता है, इसलिए यहाँ की नदियाँ कैसी, झीलें कैसी है? मीठी हैं। ठीक है, अगर हम इनमें बात कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर में स्थित ऊलर झील। ठीक है, कौन सी? ऊलर झील। आपने पढ़ा होगा, ऊलर झील कैसी है? मीठे पानी की झील। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। अगर हम बात कर लें तो इनमें मीठे पानी के अन्य महत्वपूर्ण जो झीलें हैं, डल झील है, नैनीताल व भीमताल, लोकटक व बड़ा पानी, ये सभी झीलें कैसी हैं? मीठे पानी की झीलें हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो पांचवी है, कृत्रिम झील। ठीक है, कृत्रिम झील या मानव निर्मित। ठीक है, मानव निर्मित झील। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए निर्मित ऐसी झील जो मानव या कृत्रिम, ठीक है, औद्योगिक विधि द्वारा बनाई गई हो, उसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम झील कहते हैं। जैसे अगर इसका उदाहरण ले लेते हैं तो गुरु गोविंद सागर। ठीक है, गुरु गोविंद सागर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी झील है जिसको क्या हुआ? मानवीय आवश्यकताओं की, आपको हमने पहले बताया, संसाधन में पढ़ाया था। ठीक है, तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम कार्य करते हैं, अपने लिए करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम कहते हैं या मानव निर्मित कहते हैं। तो मानव निर्मित झील भी बनाई गई, जिससे क्या बोला गया? जो मनुष्य द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है या पूर्ति के लिए बनाई गई ऐसी झील को मानव निर्मित झील कहते हैं, जिसका उदाहरण क्या है? गुरु गोविंद सागर। ठीक है, जो वहां पे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में इसके आगे पढ़ते हैं इसका महत्व क्या है। ठीक है, और फिर नदियाँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।